hope you are fine and studying well. We are studying Unit 8th D and F block elements, and today's topics are atomic and physical properties of D block elements. Let's start. Number 1. Atomic radii. एटॉमिक रेडियाई एटम होता है, उसके सेंटर और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके अंदर वहां तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज एटॉमिक रेडियाई। अगर हम एक एटम की बात करें, ठीक है, अब देखो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होता है। अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक जो फर्स्ट सीरीज की अगर हम बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो ऐसे अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं, है ना। और अलोंग द पीरियड आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है तो साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यही रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या ट्रेंड रहता है, इसको हम एक ग्राफ से शो करते हैं। यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई और ये हैं आपके एलिमेंट्स। इस तरह से कुछ ट्रेंड रहता है, जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये मैग्नीज हो गया। फिर क्या आता है अभी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये ट्रेंड है। तो आप क्या देख रहे हो कि स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बाद डिक्रीज नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा क्यों होता है, देखो एक्चुअल में तो क्या हो रहा है, पहले तो हम बात करें कि एटॉमिक जो रेडियाई है वो क्या होती है, डिक्रीजेस अलोंग द सीरीज या पीरियड कह लो, because of increase in nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, समझा रहे हैं ना। यहाँ पर इस पे जो चार्ज है वो बढ़ रहा है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इतना आपको क्लियर है ना। अब क्या होता है, यहाँ तक तो आता है, मिलिट्री में तक तो मैग्नीज तक तो क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, क्लियर। लेकिन ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर ये देखो रिमेन्स लगभग जो है वो आसपास ही है मैग्नीज और आयरन का। फिर थोड़ा सा हमें इंक्रीज सा दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है कि इंक्रीज तो एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि साइज क्या है, बढ़ रहा है। तो इनके कंपैरिजन में, इनकी जो है मैग्नीज के कंपैरिजन में आयरन, कोबाल्ट, इनका साइज जो है मास बढ़ रहा है, तो साइज भी बढ़ेगा। तो एटॉमिक रेडियाई होनी चाहिए वैसे कोई, लेकिन जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये कम होनी चाहिए थी वो कम नहीं हो रही है। तो वो क्यों नहीं हो रही है, तो देखो पहले तो डी इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज होते हैं। यहाँ पर तो डी इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है स्टार्टिंग में। तो डी इलेक्ट्रॉन्स का जो है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात कर रही हूँ मैं मैग्नीज से, स्कैंडियम से मैग्नीज तक की। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या है कि साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ये यहाँ पर ये जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और इसके जो प्रोटॉन है उनके बीच में एक शील्ड का काम करता है, कर्टन का काम करता है, उनको अट्रैक्ट नहीं करने देता। ठीक है, तो आपको पता है एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का सबसे कम, है ना। तो डी का शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से ये अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। ठीक है,
और न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए मैग्नीज तक का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मैग्नीज के बाद आपको पता है D5 हो गया, उसके बाद D6 स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक कर्टन ऐसे मान लो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फिल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को 3 4 5। अब यहां मैं फिल करना शुरू कर रही हूँ, यानी एक ये लाइन थी, इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, फिर ये वाले जो है ये क्लॉकवाइज थे, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, अब ये वाले फिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब धीरे धीरे डी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस कब, आफ्टर मिडवे। क्यों स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, कौन से इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जो है यहाँ पर काउंटर बैलेंस कर लेंगे, जो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसको। ये क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस द इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? तो जो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज डिक्रीज होना चाहिए था ना अपना यहाँ पर, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, ये कर्टन भी हमारा मोटा हो रहा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर जो अट्रैक्शन था ना इसका, वो कम हो गया इसका मतलब, और लेकिन इस ये चार्ज भी बढ़ रहा है, तो दोनों अपोजिट हो गए ना एक दूसरे के। एक तो ये बीच में पर्दे का काम कर रहा है, उसका अट्रैक्शन कम कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसकी वजह से इतना इंक्रीज नहीं हो पाता। तो मैग्नीज और आयरन रिमेन्स लगभग थोड़ा सा क्या रहेगा, वो थोड़ा सेम सा रहेगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। फिर आगे क्या होता है, जैसे ही हम कॉपर और जिंक के पास पहुंचते हैं तो साइज जो है एकदम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइज इंक्रीज किस वजह से होता है भाई, देखो ये इसी में देख लो, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से फिल होने शुरू हो गए। ठीक है, अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ फिल हो रहे हैं, मान लो इस तरफ क्लॉकवाइज वाले और एंटी क्लॉकवाइज वाले, तो एक इस तरह एक इस तरह, और इन पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं, ये इस तरह से, तो इस तरह से साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाती है, जिससे साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो ज्यादा हो गए हैं, देखो इतने ही अपोजिट डायरेक्शन में है, उतने ही देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उतने ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इंक्रीज हो गया, तो साइज आपका इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर। क्लियर? तो इस तरह से एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड जो है वो अलोंग द पीरियड हमारा जो पहले हमने अभी तक के एस और पी ब्लॉक के पढ़े उनके जैसा नहीं रहता, यहाँ पर देखो कितना चेंजेस है। तो आप इसी तरह दूसरी सीरीज में भी होता है और तीसरी सीरीज में भी ऐसे ही होता है, तो हम फर्स्ट सीरीज की इस तरह से आप एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लिखेंगे कि अप टू मिडवे जो साइज जो है वो डिक्रीज होता है, किस वजह से होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल वहां पर होता है, इसकी वजह से साइज डिक्रीज होता है। आफ्टर मिडवे जो है साइज जो है वो उतना नहीं मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर डी इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो उनका शील्डिंग इफेक्ट था वो भी इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से वो काउंटर बैलेंस कर देता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, कौन, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो साइज जो है वो लगभग सा सेम रहता है, मैग्नीज और आयरन का ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है या डिक्रीज नहीं होता है। उसके बाद जो है लास्ट में जाके साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये किस वजह से इंक्रीज होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो ओवरकम कर जाती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, वो ज्यादा हो जाती है। क्लियर? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम ग्रुप के अलोंग द ग्रुप की बात करें, अलोंग द ग्रुप,
तो अलोंग द ग्रुप आप देखते हैं कि फर्स्ट सीरीज है, फिर सेकंड सीरीज आ जाती है और थर्ड सीरीज आ जाती है। हम मेनली इन 3 सीरीज की बात करें तो अलोंग द ग्रुप साइज जो है वो इंक्रीज होता है क्योंकि सेल बढ़ रही है। थर्ड सेल थी 3D थी, इसमें 4D आ जाएगी, इसमें 5D आ जाएगी, है ना। तो जो सेल बढ़ती है तो साइज भी इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होती है। लेकिन फर्स्ट टू सेकंड तो ठीक है ये होता है, लेकिन सेकंड टू थर्ड जब हम जाते हैं तो वो लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। जो एटॉमिक रेडियाई है वो सेम रहेगी, यानी साइज जो है वो सेम सा रहता है। वो किस वजह से ही होता है, क्योंकि जब यहाँ पर क्या आ जाता है, सेकंड से जब हम थर्ड में जाते हैं यहाँ पर लेंथेनोइड्स आ जाते हैं, लेंथेनम आ जाता है ना यहाँ पर। तो लेंथेनोइड्स आने की वजह से वहां पर लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो है एग्जिस्ट करती है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, तो वो सेम सा ही रहता है। अब ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है वो हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी लेंथेनोइड्स के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। वहां पर आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि सेकंड से थर्ड में साइज में कितना जो है चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही, अलोंग द ग्रुप जो है फर्स्ट से सेकंड सीरीज में जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सेकंड से थर्ड में जाते हैं तो वो सेम सा रहता है क्योंकि ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर, मेटल है, मेटल बॉन्डिंग होगी। मेटल बॉन्डिंग आपको पता है, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर क्या होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग बनेगी। तो क्या होता है कि जैसे कि हम स्कैंडियम से बढ़ते हैं मैग्नीज तक जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रोमियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। तो डी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। क्रोमियम तक देखो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 तो डी में और 1 एस में, ठीक है। तो वहां पर जो है मैक्सिमम क्या होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि पेयर कोवलेंट बॉन्डिंग हम देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जब भी तो दूसरा आके अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। इस तरह से बॉन्डिंग होने के लिए मेन तो बात है कि कोई भी बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से ही तो बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ना, तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी जो है, क्योंकि वो क्या करता है, देखो पेयर में होंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है ना। तो अनपेयर्ड जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। तो डी इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज हो रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो मेटालिक बॉन्डिंग भी क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग इंक्रीजेस। क्लियर। लेकिन आफ्टर मैग्नीज यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, आयरन से फिर कोबाल्ट में फिर निकल में, है ना। तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसका मतलब तो क्या हुआ कि वहां पर मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो कम हो जाती है ना। यही रहेगा कि नहीं। अब मेटालिक बॉन्डिंग कम हो जाएगी, उससे उसके नीचे पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतना वो क्या होगा, हार्ड होगा, है ना। और इसकी वजह से जो है क्रोमियम जो है, इसमें आपको पता है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम जो है इस ग्रुप में। क्रोमियम, इसके नीचे आता है मोलिब्डेनम, फिर आता है टंगस्टन, है ना। इन तीनों में क्या है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैक्सिमम मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो ये क्या है, हार्ड है, हार्डेस्ट है इसमें क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। लेकिन जैसे जैसे हम जाते हैं इनका जो है हार्डनेस कम होती जाती है, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें जिंक, कैडमियम और मरकरी की, तो ये क्या है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। क्योंकि इसमें तो क्या है, जिंक, कैडमियम और मरकरी में तो सारे ही पेयर्ड है, मेटालिक बॉन्डिंग इतनी बनेगी ही नहीं, तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इनके नेचर पे भी मेटालिक बॉन्डिंग का इस तरह से इफेक्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या रहेगा, देखो जैसे कि एक बार तो इंक्रीज होना शुरू होता है स्टार्टिंग में, और फिर मैक्सिमम तक पहुंचता है, फिर डिक्रीज होना शुरू होता है,
तो अगर हम इसका इस तरह से ग्राफ बनाएं तो जो आपके कहाँ से शुरू होते हैं भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्कैंडियम से, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम, तो ऐसे आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहाँ क्रोमियम है भी, ठीक है। फिर एकदम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है मैंगनीज में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम तक तो क्या होता है मैक्सिमम पहुंच जाता है और मैंगनीज में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इंक्रीज होना वो शुरू होता है, ठीक है। यहां आ गया आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, निकल यहां तक मतलब रिमेन सेम, एक जैसा ही रहता है, लेकिन जैसे ही कॉपर में एंट्री करेंगे, कॉपर जिंक में, तो ये फिर से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आपको पता है जिंक तो क्या है, सॉफ्ट मेटल है, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और क्रोमियम जो है वो हमने अभी देखा हार्ड है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, है ना। तो अब एक्ट क्या होता है, इसका क्या रीजन दे सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है, फिर रीच टू मैक्सिमम इन ए सीरीज, एक सीरीज में मैक्सिमम तक पहुंचता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, क्रोमियम तक पहुंचा है। अब ये किस वजह से मैक्सिमम तक पहुंचा है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो क्रोमियम में अभी मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, क्रोमियम में। लेकिन जैसे ही फिर क्या होगा, पेयरिंग शुरू हो जाएगी, तो मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो ये भी कम है, इसके कंपैरिजन में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मैग्नीज का इतना क्या हो गया कि इतना ज्यादा डिक्रीज हो गया मैग्नीज का। तो देखो जो मैग्नीज है उसके इस ग्रुप में मैग्नीज है, टेक्नीशियम है, लीनियम है, ये आते हैं ना, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही क्या होता है, वेरी लो। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, D5S2, जो कि क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी तो बॉन्ड बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, आपको पता है ना। तो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, यानी इनकी जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो क्या होती है, वीक। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी। मेटालिक बॉन्डिंग अगर वीक हो जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो। क्लियर हो गया। हाफ फील्ड होने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी, वीक हो जाएगी, और मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैग्नीज और टेक्नीशियम जो है उनका कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद जो है आयरन और इनका भी कम है, ठीक है, लेकिन इतना मतलब इनका देखो एक जैसा सा आ रहा है, फिर लास्ट में जाके डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइज भी तो इंक्रीज हो रहा है। साइज जैसे जैसे इंक्रीज है, हमें पता है ना, अगर साइज बड़ा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो साइज भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग भी आपको पता है क्या हो रही है, इनके कंपैरिजन में बढ़ रही है, तो इन मैग्नीज के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन कॉपर और जिंक में जब हम जाते हैं, कॉपर में भी आप देखो D10S1, और जिंक वाली फैमिली में भी तो D10 और S2 हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, D के तो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये तो क्या बनाएगी, बॉन्डिंग बनाएगी ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग बहुत ही कम होती है, सिर्फ 80 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से इसका अनएक्सपेक्टेडली जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम हो जाता है। और जिंक का तो आपको पता ही है, फुली फिल्ड है, तो बहुत ही वेरी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है इसका,
ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से जिंक, कैडमियम और मरकरी सॉफ्ट है। यहाँ तक कि मरकरी जो है आपको पता है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है ना, क्योंकि बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। क्लियर? तो ये था इनका मेटालिक कैरेक्टर अलोंग द सीरीज हमने देख लिया। अगर हम अलोंग द ग्रुप की बात करते हैं तो आपको पता है मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है भाई, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम अलोंग द सीरीज की बात करें, अलोंग द पीरियड की बात करें, तो क्या होता है, साइज जो है वो डिक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। तो जनरली तो हम क्या बात करते हैं कि डिक्रीज होती है अलोंग द सीरीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो जैसे कि अभी हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस का जो क्या है ट्रेंड क्या रहता है। अच्छा, उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि S और यहाँ आते हैं P ब्लॉक और ये आते हैं D ब्लॉक। तो S ब्लॉक के कंपैरिजन में D ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं, है ना, क्योंकि इस तरह से हम बढ़ रहे हैं। तो एक ग्रुप पीरियड की बात करें तो S ब्लॉक से तो क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन P ब्लॉक के कंपैरिजन में आयनाइजेशन एनर्जी D ब्लॉक के एलिमेंट्स की क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये तो हो गया इनके उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन सीरीज में बात करें तो इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, लेकिन जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, इनकी जो है लो आयनाइजेशन हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है मतलब इनके रिस्पेक्टिव पीरियड में अगर हम बात करें तो इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी किस वजह से होती है, क्योंकि ये क्या है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों में S में भी फुली फिल्ड है, S2 है और P के भी 10 है ना। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इनका मेल्टिंग और ये मेटालिक बॉन्डिंग भी नहीं बनाती है। ठीक है, और इनमें से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या बात करें, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है हमें, तो वो निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें कि अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, अगर क्रोमियम और मैग्नीज, इनमें से अगर आपसे आ जाए कि इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, क्रोमियम या मैग्नीज की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D5S1, इसकी क्या है, D5S2। ठीक है, अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है मैग्नीज की। लेकिन अगर सेकंड की बात करें, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव हो चुका है, उसके बाद की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी D5 बचेगी। अगर इसकी बात करें सेकंड आयनाइजेशन के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, DS1 होगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये दिख रहा है आपको, ये D5 है, यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन S में से जा सकता है, तो क्रोमियम की जो है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कौन सी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या आप खुद अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप अपने आप ही आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बता सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो एक आपको मैं देती हूँ यहाँ पर कॉपर और जिंक में बताओ कि किसकी जो है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ मैं, फर्स्ट तो आपको पता ही है जिंक की होगी, है ना। देखो सेकंड आयनाइजेशन में D10 और S1 थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी D10S2 थी। फर्स्ट आयनाइजेशन बात करेंगे, उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1 और इसकी हो जाएगी 0। ठीक है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है, D10 में से निकाला है, और इसमें क्या है, S में से निकालना है। ठीक है, वही बात हो गई। तो कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी जिंक के कंपैरिजन में, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिंक की ज्यादा होगी। ठीक है, फिर इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख के निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी, कितने वो अवेलेबल है वहां पर इलेक्ट्रॉन वो देने के लिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे स्कैंडियम की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, D1S2, ये कौन सा है, 3D1 4S2। तो इसकी जो है मोस्ट स्टेबल जो है +3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आराम से वो दे सकता है। ऐसे स्कैंडियम के बाद आ जाएंगे टाइटेनियम में
D2S2 होती है 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी ज्यादा होती है, स्टेबल होती है जो भी है, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम सीरीज में बात करें तो स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम यहाँ पर आते हैं ना, तो इनके तीनों की क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऐसे ग्रुप में भी वही जो है ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, इसीलिए मैं एक एक एलिमेंट्स की आपको बता देती हूँ। क्लियर हो रहा है हमको। उसके बाद इंपॉर्टेंट है जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनकी क्या रहती है +2 रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट। S वाले 2 जा सकते हैं, D वाले नहीं निकलते हैं। मरकरी जो है वो इसमें +1 में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स में +1 में भी एग्जिस्ट करता है, बाकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों की स्टेबल है। ये तो हो गई इनकी लगभग फिक्स ही हो गई, ठीक है। और बाकी जो है उनकी वेरिएबल होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें क्रोमियम की, ठीक है, तो यहाँ पे +2, +3, +4, +5, +6 यहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट स्टेबल जो है इसकी +3 और +6 होती है। तो स्टेबल वाली ज्यादा याद कर लेंगे आप, क्योंकि जब आप धीरे धीरे आप पढ़ेंगे कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्रोमियम के ज्यादा कंपाउंड जो है +3 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिल रहे हैं, ठीक है। मैग्नीज जो है वो +7 तक करता है, +2 से लेके +7 तक, ठीक है। तो इसके जो है ग्रुप में भी ये ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक ओस्मियम होता है, इसका याद रख लेना, ओस्मियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, 3rd सीरीज में आता है आयरन वाले ग्रुप में। +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी पीरियोडिक टेबल में हमारे ओस्मियम जो ऐसा एलिमेंट है जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो इस तरह के चीजें याद रखनी जरूरी है, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर की +1 और +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन +1 आपको पता है क्या होती है। आप अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखने लग जाओ तो आप कहोगे कि +1 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन +2 के कंपाउंड आपको ज्यादा बने मिलेंगे, ठीक है। तो इनके अलग इस तरह से नेचर होता है, तो ये चीजें थोड़ी सी आप माइंड में रखेंगे। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद हम देखते हैं इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। आपने देखा होगा अभी तक हम काफी रिएक्शंस जो है कर चुके हैं, पी ब्लॉक में भी हमने हैबर प्रोसेस पढ़ी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ी है ना। तो इसमें क्या है, ये कैटालिस्ट की तरह जो है ट्रांजिशन मेटल यूज होते हैं, ठीक है। तो किस वजह से यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ये किसी के साथ भी जो है कंपाउंड बना सकते हैं, किसी के साथ +2 में कर लिया, फिर आगे प्रोडक्ट जब बनाया रिएक्टर के साथ +2 में कर लिया, जब प्रोडक्ट बनाया +7 के साथ कर लिया, फिर निकल गए, तो इस वजह से, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इनका जो सरफेस होता है से वहां पर फ्री वैलेंसीज होती हैं प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस पे, क्योंकि आपको पता है कैटालिस्ट कैसे काम करते हैं, सरफेस होता है, उनके सरफेस पे स्पेस होता है, तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो इन पर आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, कैटालिस्ट पे। फिर इनका क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, और फिर वो प्रोडक्ट इनसे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और कैटालिस्ट एज इट इज जो है वो बाहर आ जाता है। तो कैटालिस्ट का काम सिर्फ ये होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनवाने का काम होता है, मतलब स्पीड अप करने का काम होता है, रिएक्शंस को मतलब इनिशिएट, कई बार इनिशिएट नहीं होती उसको इनिशिएट करवाने का काम होता है, तो यही काम होता है। एज इट इज बाहर आ जाएगा, बाकी उसका कोई यूज नहीं होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो सिर्फ रिएक्टेंट से ही बनेगा, कैटालिस्ट जो है वो जैसे मान लो रिएक्टेंट है, कैटालिस्ट है, प्रोडक्ट प्लस कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट वापस आ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनके जो सरफेस होता है उस पर फ्री वैलेंसेस प्रेजेंट होती है, इस वजह से ये गुड कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजनेशन आपने 11th में भी पढ़ी होगी। हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब हम करते हैं, डबल बॉन्ड है
उस पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, राने निकल। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाते हैं ना, तो ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, इसी तरह से आपने हेबर प्रोसेस देखी, उसमें आयरन ऑक्साइड हमने जो है यूज किया था। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट जो रिएक्शंस है उसमें एज ए कैटालिस्ट जो है हम यूज करते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट जो लेक्चर में हम बाकी कर लेंगे। जय हिंद।